अपने एरिया में से पैसे लेते थे। कैसा? एक था, ध्यान से समझना इसको, अपने बड़े बड़े सामंत बना देते। एक राजा हर जगह जाके गांव वाले से एक एक से कैसा पैसा लेगा, तो क्या करता, अपनी प्रॉपर्टी को बांट देता। जैसे अलग अलग ये हिस्से बना दिए प्रांत, और यहाँ एक एक हेड बना दिया। उस हेड को कहा भाई तेरी जिम्मेदारी है, जितने तेरे एरिया में गांव हैं हर एक गांव से जा टैक्स कलेक्ट कर, और जितना टैक्स कलेक्ट करेगा उसका एक प्रतिशत बोलते कि भाई तू एक काम करना, 10% तेरा और 90% आके मेरे शाही खजाने में जमा करा देना। अब ये आदमी सोचता है यार मेरे कितने मजे हैं, एक तो मुझसे सब दबेंगे डरेंगे क्योंकि मैं टैक्स कलेक्ट करने जाऊंगा, 10-20 नौकर रखूंगा, जहाँ जाऊंगा मेरी वाहवाही होगी। दूसरा, मुफ्त में मुझे कितने % रुपए मिल रहे हैं, 10%। मुझे करना ही क्या है, कौन सा मुझे खेती करनी है। तो बेटा ये लोग ना चाहते थे कि हम सामंत बने, इसके बदले इनको 10% के अलावा क्या करना था। राजा जो शाही राजा था वो कहता था देखो भैया तुम सब अपनी अपनी फौज भी रखना, कहीं तुम्हें कोई परेशान करे, जब जरूरत पड़े मैं तुम्हें मैसेज भिजवा दूंगा, अपनी फौज लेके आ जाना मेरे पास। अगर मेरे ऊपर दिक्कत आई तुम सबकी फौज और मेरी फौज मिलकर ताकतवर बनेगी। तो हर सामंत अपनी फौज रखता था, हर सामंत एक जैसे होता ना दादा बन के रहता था अपने एरिया का। तो सामंत कई बार क्या होता, जब राजा थोड़ा कमजोर होता ना, कभी राजा का कोई बेटा या उसका वंशज, तो ये सामंत ना चालाकी से, मान लो ये है, ये क्या करते, ये उसको कहते कि देखिए सर आप जो है मेरा पूरा पैसा आप मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, खर्चा, आप एक काम कीजिए आप मुझे जो है ना पैसे देने लग जाइए, मैं आपको ये सारे कलेक्ट करके दूंगा, मैं पैसे लूंगा। तो कहता नहीं भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ जमीन खाली पड़ी है तो जमीन का मालिक बन जा। देखो ध्यान से, इसको एक्स्ट्रा जमीन दे दी, इसने 10-5 साल में फिर एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली, फिर एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली, फिर एक्स्ट्रा, ऐसे करके इसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। तो जब प्रॉपर्टी बढ़ती ना तो इसकी सेना, इसकी हर चीज़ बढ़ जाती। फिर ये कभी कभी क्या प्लान करता कि क्यों ना मैं इससे टक्कर ले लूँ, मैं इसकी बराबरी पे आ गया। तो सामंत जो थे ना कभी कभी ये राजा को दुखी कर देते थे। तो जो समझदार होता वो सामंतों को अपने से ऊपर नहीं जाने देता, वो सामंतों को सीधा करके रखता। जैसे बेटा हर सामंत की इच्छा होती थी कि मैं भी राज करूं, ये तो दिखती बात है। हर सीएम की इच्छा क्या होती है कि एक दिन मैं देश का क्या बन जाऊं, हर कोई कोशिश में रहता है ना। अब हरियाणा के सीएम को हटा के किसकी टिकट दे दी, एमपी की टिकट दे दी ना हरियाणा के पिछले सीएम को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हर कोई सोचता है कि एमपी के एक दिन क्या पता मैं भी पहुंच जाऊं, एमपी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाऊंगा मैं, पीएम। ऐसा हर किसी की इच्छा होती है। तो सामंतों की भी इच्छा होती थी कि एक दिन हम ही सामंतों से ऊपर उठ के सुल्तान बनेंगे। जो ताकतवर और समझदार सुल्तान होता था ना वो सामंतों को सीधा रखता था और कहता था फालतू की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ढंग से काम करना करो वरना मेरे पास और सामंत आ जाएंगे। उनमें ही आएगा ये भी, पढ़ के देखो बेटा, बातचीत मत करो बिल्कुल भी, अंडरलाइन करो। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म कर दिया, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। राजकीय आय बढ़ाने, पोलीगर होते थे बेटा, सामंत थे, लिख लो यहाँ, सामंतों को ही पोलीगर कहते थे। सामंत की पैतृक संपत्ति को कम करने, इसने कहा कोई जरूरत नहीं इनकी संपत्ति बढ़ाने की, बल्कि कम और कर दो ताकि हमारे सिर पे ना बैठे। एक होता है ना भाई, एक हर किसी का ना बेटा एक लेवल होता है, जिसका जितना लेवल है उतने में रखोगे तो ठीक रहेगा। अगर किसी आदमी का लेवल कम है और तुमने उसको हद से ज्यादा पावर्स दे दी तो फिर वो गलत इस्तेमाल कर लेगा। जैसा मीर जाफर नहीं था, मीर जाफर की औकात क्या सच में राज करने की थी, नहीं ना। मीर जाफर बन तो गया लेकिन आगे जाके 3 सालों के अंदर हट गया ना। इससे ये पता चलता है कि बेटा हर किसी में गुण नहीं होता राज करने का, जिसमें जितने गुण हैं उसको उतनी ही चीजें मिलनी चाहिए। अगर अपनी औकात से बहुत ज्यादा मिल जाता है ना तो आदमी उसको संभाल नहीं पाता, बिफर जाता है, पागल हो जाता है, बौखला जाता है। ये अब से नहीं है, ये इतिहास में इस बात के कितने ही प्रमाण हैं। अब ये देखो कितना समझदार है टीपू सुल्तान, इसने जो इस तरह के सामंतवादी प्रथा के पुराने लोग थे ना जिसको पोलीगर कह रहे हैं, इन सबको कंट्रोल में रखा। अगर वो इनको खुली छूट देता ना तो ये जाहिल थे और ये जाके उसी के सिर पे बैठते। इसने सबको सीधा रखा, योग्यता के अनुसार उनको जितनी काबिलियत थी उतना दिया, ऐसा नहीं कि उनको अपने सिर पे बैठा लिया। इसलिए ये समझदार था, पढ़ा लिखा था, काबिल था। पढ़ के देखो क्या कहते हैं ये, जागीर देने की, पैतृक संपत्ति को कम करने और किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश। ये टिक कर लो, मध्यस्थ समाप्त कर दिए, फालतू की जमीनें छीन ली कि तुम ज्यादा अमीर बन के मेरे ही सिर पे नाचोगे। नेक्स्ट देखना, टीपू ने पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया और अब्बाबो बेटा टैक्सेस को बोलते हैं, लिख लो यहाँ, टैक्स था, अब्बाबों की वसूली पर रोक लगा दी।
उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में। अच्छा जैसे ना बेटा हमारे यहाँ पे पैदल सेना, हमारे यहाँ पुराने टाइम में देखें तो राजा के पास 3-4 तरह की सेना थी। एक जो सबसे नॉर्मल लोग थे वो पैदल सेना में चलते थे, जो थोड़े से ठीक थे वो घुड़सवार सेना में, जो और अच्छे थे वो रथ सेना में, और जो बहुत बढ़िया थे वो गज सेना। ये ना पुराने ज़माने से हमारी हिस्ट्री में राजाओं की सेना के प्रकार थे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को हाथी कैसे दिए जाएंगे, तो क्या करते थे जो सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा जिनकी इंपॉर्टेंट लाइफ, क्या सबकी लाइफ बराबर होती है बेटा रियलिटी में या अलग अलग अंतर था? जब ये लड़ने अलग अलग अंतर था ना, राजा और उसका बेटा पैदल थोड़ी ना जाएंगे, वो किस पे सवार होके जाएंगे? रथ पे, इस पे मेनली गज पर। स्टार्टिंग बेटा पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, गज सेना की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि गज तक पहुंचना ना तो पैदल वाले के बस की था, जो गज पे ऊपर बैठा है राजा उसके तो आसपास प्रोटेक्शन हो गई ना ये उसको मार सकता ना ये उसको मार पाए। ये मारने की हिम्मत कर सकता है लेकिन चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि गज मतलब हाथी, हाथी के सामने रथ में तो घोड़ा ही तो है, वो कैसे सवार चलेगा? तो आप ये देखो कि उस जमाने में हमारे लड़ने के 4 तरीके थे, लेकिन क्योंकि टाइम बदला तो इसने देखा कि यार ऐसे लड़ने से काम नहीं चलेगा, और अब जो मेरी ये घुड़सवार है ना या जो भी सैनिक लड़ेंगे इनको एडवांस्ड वेपन्स देने पड़ेंगे। तो उसने इनको बंदूकें पकड़ा दी। पहले क्या था, तलवार गदा इनसे लड़ रहे, तीर कमान। अब इसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए एडवांस्ड वेपन। इसके पिताजी ने, याद है वो अपना शस्त्रागार बनाया था डिंडीगुल में, तो इसने ना बेटा एडवांस्ड टाइप के वेपन्स लेकर आया। एक थी संगीन। संगीन क्या होती थी? बंदूक, और बंदूक के आगे तलवार। मान लो कोई दूर है तो बंदूक का इस्तेमाल कर लिया, और कोई बिल्कुल एकदम सामने आ गया तो उसी बंदूक के आगे तलवार होती थी, उससे गर्दन काट दी। यानी एक तीर से 2 शिकार वाली कहावत है ना, इसने ऐसे हथियार बनाए। किस आदमी ने? टीपू सुल्तान ने, और इसके पिताजी ने। पढ़ के देखो ये। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। बंदूक के आगे जब छोटा सा तलवार टाइप लगी होती है ना या चाकू टाइप, उसको बोलते हैं संगीन। एकदम से अटैक करती है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे पहले। नेक्स्ट देखो, 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने का प्रयास किया। नौसेना क्या काम करती? इसका पानी पे इसकी पकड़ को मजबूत बनाती। किसने काम किया नेवी पर? टीपू सुल्तान। ये समझदार था। पर बेटा देखो जरा, 96 में काम किया और कब मार दिया उन्होंने? 99 में। तो काम कर नहीं पाया ज्यादा। आगे पढ़ो। 96 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए। जहाज़ों के नमूने स्वयं ने तैयार करवाए, क्योंकि मैथ्स पढ़ा हुआ था, साइंस पढ़ा हुआ था, तो मैप बनाना, माप तौल करना सब इसको समझ में था। नेक्स्ट पढ़ना। टीपू अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम सादा था, व्यसन से मुक्त था, विलासिता से दूर था, एक दुस्साहसी योद्धा था, अत्यंत प्रतिभाशाली सेनानायक था, लेकिन अस्थिर स्वभाव का था। कई बार जल्दी गुस्से में आ जाता था, ये नुकसान करेगी ये बात। नेक्स्ट देखना। वो कहता था एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वो दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था। अंग्रेज उसको भारत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, क्योंकि किससे हाथ मिला रखा था? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी किसके दुश्मन थे? हाँ, तो 2 टक्कर के दुश्मनों में से एक के साथ ये खड़ा हो गया, तो इनको लगता था ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट पढ़ना। मैसूर, हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में आर्थिक रूप से, इसको टिक कर लो, आर्थिक मतलब पैसे के रूप में खूब फला फूला। गद्दारी थी यहाँ के किसान कैसे थे? खुश थे और समृद्ध थे। इससे पता चलता है कि अच्छे राजा थे। अच्छा राज होगा ना तो किसान और जो लोकल पब्लिक है वो खुश होगी, और जब घटिया कोई राजा राज करेगा तो किसान और पब्लिक दुखी होंगे। पढ़ के देखो। आर्थिक रूप से खूब फला फूला। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब मैसूर पर कब्जा किया तो उनको आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ अंग्रेजों को? कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था। कहाँ का किसान खुश था ज्यादा? मैसूर का। किन लोगों ने मैसूर में मेनली काम किया? 2 लोगों ने, हैदर अली और टीपू सुल्तान। क्या हैदर अली के पिताजी कोई पुश्तैनी अमीर आदमी थे? कौन से सन में इन्होंने राज शुरू किया? 1761। इनका बर्थ ईयर कौन सा है? 1721। ये याद रखो। कितनी एज में ये राजपाट में आए? 40 साल। कौन सा वो आधुनिक शस्त्रागार बनाया? डिंडीगुल। और इसने कौन से सन में टीपू सुल्तान की डेथ हुई है? 1799। उससे ठीक 10 साल पहले कहाँ विदेश में क्रांति पढ़ी हमने? फ्रांस में। कौन से ईयर की घटना है?
1789। 3 वर्ड्स बताओ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें नए देके गई। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा या भाईचारे का नारा। सबकी समझ में आ गया ये? कौन सा लुईस था वो लास्ट वाला? इनका क्या नाम था? कौन सा परिवार थे ये? बॉर्बन परिवार। कौन से क्लब का मेंबर बना था ये? कौन सा पेड़ लगाते थे ये लोग? हाँ, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का वृक्ष। किसने लगवाया ये इंडिया के साउथ में? टीपू सुल्तान ने। चलो अब